अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है साइको एनालिसिस। ये एक थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। आज हम इस कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसके हर एस्पेक्ट के थ्रू एग्जांपल के साथ, और इसको लिटरेचर में अप्लाई भी करेंगे और इसके से कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हमें साइको एनालिसिस पूरी तरीके से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर आप सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानेंगे, उसकी थ्योरी साइको एनालिसिस के बारे में जानेंगे और लिटरेचर का क्या रिलेशन है साइको एनालिसिस के साथ उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ साइको एनालिसिस के 3 मेजर पार्ट हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी आता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आता है और साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट आता है। इसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म की भी बहुत सारी टर्म्स को हम पढ़ेंगे ताकि हमें साइको एनालिसिस को लिटरेचर में अप्लाई करना आ जाए। आज की वीडियो की ये आउटलाइन है जिसके अंदर साइको एनालिसिस के हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है। इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। जितने तमाम मैं नोट्स यूज़ करूँगी वो सारे के सारे एक पीडीएफ की सूरत, एक लिंक की सूरत में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और वो लिंक आपको मेरे वेबसाइट या ब्लॉग की तरफ ले जाएगा और वहाँ पर आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के आप आराम से उसको याद भी कर सकते हैं या इस वीडियो से नोट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आराम से रिलैक्स होकर बैठें क्योंकि आज सारी थ्योरी को कंप्लीट करना है तो वीडियो ने लंबा होना ही है। अब अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सिगमंड फ्रॉइड से स्टार्ट करेंगे, उनके इंट्रोडक्शन या बायोग्राफिया से स्टार्ट करेंगे। 1865 में ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन हैं और ये इनकी फैमिली वीनिया में मूव कर जाती है 1860 के अंदर जब वो 4 साल के होते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं 1938 तक। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं एट द एज ऑफ 17 और ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल फैकल्टी में, मतलब MBBS करके। वो स्पेशलाइजेशन करते हैं न्यूरोलॉजी में, लेकिन वो और उसके बाद वो 1 साल लगाते हैं पेरिस में। उनका इंटरेस्ट हिस्टेरिया में ज़्यादा डेवलप होता है जो कि वुमेन के एक्स्ट्रा इमोशन या वुमेन ज़्यादा इमोशनल क्यों होती है ये चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि विक्टोरियन एज के अंदर जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी या जो लिटरेचर के अंदर पोर्ट्रे किया गया और जो सोसाइटी थी उस वक्त वुमेन ज़्यादा इमोशनल थी और ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी। छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना, छलांगे मारना, उछलना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो वो उनको बहुत अजीब लगता था और ये उनके लिए एक अट्रैक्शन साइकोलॉजी की तरफ थी। फिर फ्रॉइड को ज़्यादा इंटरेस्ट था हिप्नोथेरेपी के अंदर के हिप्नोटाइज किस तरह हो जाते हैं और हिप्नोटाइज किस तरह किया जा सकता है। वो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। उसके साथ साथ 1885 के अंदर उन्होंने अपने मेडिकल फैकल्टी से दूरी इख्तियार की और साइकाइट्री की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने 1896 में देखें तो साइको एनालिसिस को ऑफिशियली रिकग्नाइज करवाया, यानी कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड मेथड ऑफ साइकोथेरेपी के थ्रू। इसके बाद उनका पूरा वर्क जो फंडामेंटल कंप्लीट हो गया वह 90s में पूरे 90s में हो गया और उसके बाद 1983 में उनकी डेथ हो गई। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें से जितने भी पॉइंट्स आपको समझ आते हैं वो आप सिगमंड फ्रॉइड के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अगर देखें कि साइको एनालिसिस क्या है तो साइको एनालिसिस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ थ्योरीज़ है। एक साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी थ्योरीज़ को डाला गया है जो माइंड से रिलेटेड है, साइकी से रिलेटेड है, ह्यूमन की ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन की साइकी से रिलेटेड है। ब्रेन एज अ ऑर्गन रिलेटेड नहीं है, ब्रेन एज अ माइंड एज अ साइकी रिलेटेड है। साइको एनालिसिस के अंदर बहुत सारे बिलीव्स हैं कि लोगों के अंदर अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, मेमोरी होती हैं। मतलब एक होता है कि एक चीज़ जानबूझ के इंसान कर रहा होता है लेकिन कुछ अंदरूनी छुपी हुई चीज़ें माइंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। साइको एनालिसिस उनको डील करता है। अब इसके लिटरेचर से किस तरह रिलेशन है? ह्यूमन का अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अनकॉन्शियस माइंड जो कि हम बज़ाहिर शो नहीं कर रहे होते लेकिन अंदर हमारी छुपी हुई सेल्फ इनर सोल के अंदर होता है, वो साइको एनालिसिस उसको डील करता है, उसकी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है और उनके बारे में बताता है। और वो कहता है कि जब कोई लिटरेचर का कोई ड्रामा, नॉवल या कोई भी चीज़ पढ़ता है उसको अपने आप से रिलेट करता है, अपने इनर माइंड की स्टेट से रिलेट करता है और आउटलेट ऑफ इमोशन करता है, मतलब कैथारसिस शो करता है और उसके बाद वो रिलीफ फील करता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से और डिस्ट्रेस से। मतलब लिटरेचर इंसान को एस्थेटिक प्लेयर देता है और जितनी जो प्लेयर है वो इंसान की अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है और अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होने के साथ साथ वो साइको एनालिसिस से रिलेटेड है। साइको एनालिसिस इंसान की, ह्यूमन की कम्प्लेक्सिटीज़ की, इनर माइंड की कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करता है, यानी कि ह्यूमन सोल भी जिसको कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब फ्रॉइड ने ये पढ़ा था ओडिपस
रेक्स की स्टोरी पढ़ी थी तो उनको ओडिपस कम्प्लेक्स के उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसके अंदर जो बेटा है वो माँ से अट्रैक्ट होता है, इस बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने बताया कि लिटरेचर हमें इस चीज़ लोगों के कैरेक्टर, उनके इनर थॉट्स और उनकी बर्थ के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में ऑर्डर, ये जो भी डिसऑर्डर होता है वो किस वजह से होता है, उनके बचपन की वजह से होता है और बचपन में क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं इस वजह से होता है। अब थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस को अगर इंट्रोडक्शन देखें और उसको थॉरली एक्सप्लेन करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये जो थ्योरी बनाई थी या पेश की थी, ये बेस्ट नोन थ्योरी है पर्सनैलिटी, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी पे फोकस करती है, इंसान की इंटरनल माइंड की ग्रोथ को और साइको डायनामिक्स यानी कि इंटरनल दिमाग के अंदर होने वाले तमाम चीज़ें जो उसके माइंड के अंदर चीज़ें होती हैं उसको डील करती है। अब थ्योरी जो है वो स्ट्रेस देती है, इन्फ्लुएंस करती है अनकॉन्शियस फेयर, डिज़ायर, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। फ्रॉइड साइको एनालिसिस के अंदर ह्यूमन की पर्सनैलिटी को भी डिस्कस करता है और उसके अंदर होने वाली खराबियों के लिए सॉल्व करने के मेथड भी देता है साइकोथेरेपी के थ्रू। अब साइको एनालिसिस की साइको एनालिटिक थ्योरी जो है उसके 3 मेजर पार्ट हैं। इसके 3 मेजर पार्ट हैं जिनके अंदर पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चरल पर्सनैलिटी के भी 3 पार्ट हैं जिसके अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो आता है। फिर आता है पर्सनैलिटी डायनामिक्स या थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है ये भी एक थ्योरी है साइको एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म भी आता है और ये भी बताया जाता है कि किस तरह से ह्यूमन सेक्सुअली डेवलप करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं। ये पहली साइको एनालिसिस के अंदर पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी 3 पॉइंट हैं जिसको इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, फ्रॉइड का कहना है कि पर्सनैलिटी जो ह्यूमन बीइंग की होती है या उसका जो एक इंसान, हर इंसान की ख़ास पर्सनैलिटी होती है, वो किस तरह से ख़ास पर्सनैलिटी बनती है, वो ये 3 चीज़ें बनाती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है वो प्लेयर से रिलेटेड है, ईगो रियलिटी से, और सुपर ईगो जो है वो एक आइडियल फेस है, परफेक्शन या मोरालिटी को शो करती है। अब अगर हम इड के बारे में आपसे कोई एक्सप्लेन करने के लिए बताएं तो ये बता दें कि ये प्रिमिटिव होती है, इंस्टिंक्टिव होती है, मतलब छठी हिस्स पे बेस करती है, और प्रिमिटिव होती है मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके अंदर इड मौजूद होती है। इड एक लैटिन वर्ड है जो बताता है कि जो नया बच्चा, कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इड मौजूद होती है। लैटिन में इसका मतलब ये है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको रेड कलर का हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब इड जो है ना वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर मौजूद होती है, और इड एज अ वर्क करती है एज अ स्टोर हाउस फॉर बायोलॉजिकल बेस्ड एंड अर्जेस, फॉर एग्जांपल खाना पीना और सेक्सुअल स्टिमुलस। अब इड क्या होती है? इड हर बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इड मौजूद होती है। इड वो चीज़ है जो इंसान को बायोलॉजिकल नीड से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बच्चे को भूख लगती है बचपन में और या प्यास लगती है, वो रोना शुरू कर देता है, तो वो क्यों कर रहा होता है? इड की वजह से कर रहा होता है। इसी तरह जो सेक्सुअल एनर्जी उस वक्त मौजूद होती है और जो आगे इंसान को सेक्सुअली डेवलप करती है, मेल या फीमेल बनाती है, वो उसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो के बारे में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ लिबिडो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो सेक्सुअल एनर्जी जो अंडरलाइन करती है दीज अर्जीज इज नोन एज लिबिडो। अब इट जो है वो डीपेस्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड होता है और रिप्रेजेंट करता है इनर वर्ल्ड, इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंसान की हकीकत इड शो करता है। हर इंसान, वो कहते हैं ना हर इंसान में बच्चा होता है, वो बच्चा क्या है? वो इड होती है। ये अनकंसर्न्ड होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ। ये कुछ नहीं देखती कि ज़माने में क्या हो रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। ये सिर्फ आपको आपकी डिज़ायर की तरफ पुश कर रही होती है मुसलसल कि ये करो ये करो ये करो, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाओ खाओ खाना खाओ। ठीक है, और इट जो है वो ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू द प्लेयर प्रिंसिपल। आपको कोई चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो ये आपको कहेगी और करो और करो और करो। कोई चीज़ आपको भूख लग रही है कहेगी और करो, आपको प्यास लगी है वो कहेगा, आपको ये बताएगा कि प्यास लगी है पानी पियो। ठीक है, अब इट जो है ये क्यों डेवलप होती है बच्चे के अंदर? टू रिड्यूस द टेंशन, अवॉइड द पेन एंड ऑब्टेन प्लेयर। ये 3 पर्पस होते हैं जो बच्चे के अंदर इट डेवलप होती है। या इट पैदा ही क्यों होती है? इन 3 चीज़ों की वजह से। अब इट जो है वो मुकम्मल अगर तरीके से देखें
तो एक ऐसी चीज़ है जो प्लेयर पे बेस करती है और अटेम्प्ट करती है, कोशिश करती है कि रिड्यूस करे आपकी टेंशन को और आपकी जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करे। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जो ये प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस है, जो पहली चीज़ दिमाग में आ जाती है ना कि ये करना है, जैसे कि आप आराम से बैठे 2-3 घंटे से काम कर लें, लेकिन ऑल ऑफ द सडन आपके दिमाग में आता है कि मैंने पानी पीना है, ये आपकी इड है, ये आपकी डिमांड को पूरे करने के लिए जो इशारा देती है। अब सेकंड स्टेज आती है ईगो की। ईगो जो है डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में इसका मतलब आई होता है, मतलब सेल्फ होता है। ईगो एक मीडिएटर या बैलेंसर है। सुपर ईगो और इड के बीच में ईगो आती है, ये एक बीच की चीज़ है जो दोनों चीज़ों को सुपर ईगो को और इड को कंट्रोल करती है। इड जो है वो है कि आप अपनी ख्वाहिश की तरफ भाग रहे हैं, और सुपर ईगो जो होती है, सुपर ईगो ये होती है कि परफेक्शन की तरफ भागना। और इड जो है, ईगो जो है वो इसके अंदर रियलिटी के प्रिंसिपल पे बेस करती है, लॉजिक और फैक्ट्स पे बेस करती है, पोस्टपोन करती है आपकी इड को, मतलब डिज़ायर को, कहती है कि नहीं अभी नहीं करो, अभी तो खाना खाया है, अब दोबारा मत खाओ, 5 घंटे बाद खाना। ये सेकेंडरी प्रोसेस है थिंकिंग का, मतलब पहले आपके दिमाग में आता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर आपके दिमाग में आता है नहीं मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं अभी तो खाना खाया है, अभी तो मैंने बर्गर खाया है, अब मैं 2-3 घंटे बाद खाऊंगी। ये सेकेंडरी थॉट देती है, आपको लॉजिक देती है। अब ईगो जो है वो कहती है वेट करो राइट मोमेंट का, अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इट वेट फॉर द राइट मोमेंट। अब इनके जो फंक्शन होते हैं वो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेंस ऑफ रियलिटी, सेंस रियलिटी टेस्टिंग, अडाप्टेशन टू रियलिटी, परसेप्शन, थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी, ये सब ईगो से रिलेटेड होते हैं। सॉरी। अब सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो है जो फुलीस्ट डेवलप्ड स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग की, और मोरल कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं। ये आइडिया से ज़्यादा इसको रियल कहा जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी की क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, गिल्ट वगैरह क्या बाद में करना पड़ेगा, ये सब उन चीज़ों पे बेस करती है। पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है और उसकी इनर वैल्यूज़, आइडियल, मोरल एटीट्यूड टुवर्ड द सोसाइटी को डिस्क्राइब करती है। कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है और राइट और रॉन्ग जो होता है ना उसके बारे में बता रही होती है कि भाई ये राइट है, रॉन्ग है। मतलब इड होती है जो आपको कहती है नहीं इसी वक्त कर लो, इसी वक्त कर लो। ईगो जो होती है वो लॉजिक पेश कर रही होती है कि भाई ज़्यादा नहीं करो, थोड़ा कर लो। सुपर ईगो कहती है कि अगर कर लिया तो बाद में जो गिल्ट होगा उसके बारे में किस तरह डील किया जाएगा। अभी इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई वांट टू ईट चॉकलेट, आप एक डाइट पे हैं लेकिन आपको चॉकलेट दिख गई है, तो इड आपको कह रहा है कि खा लो इसको फ़ौरन। अब सुपर ईगो उसी वक्त आपको कह रहा है नहीं तुम डाइट पे हो, अगर तुम खाओगे तो ये डाइट बर्बाद कर लोगे। अब ईगो जो है ना उसका एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन निकाल के कहती है कि खा लो थोड़ा सा चॉकलेट, कुछ नहीं होता, इससे तुम्हारी डाइट भी मेंटेन रहेगी और तुम्हारी डिज़ायर भी पूरी हो जाएगी। मतलब बैलेंस प्रोवाइड कर रही है। ये बेहतरीन एग्जांपल है इस मैकेनिज़्म की। अब जो सेकंड पार्ट है साइकोएनालिसिस का वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। कॉन्शियस लेवल आता है, प्री कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस होते हैं जो हम सो रहे होते हैं, सोते वक्त जो हमारा माइंड चल रहा होता है वो अनकॉन्शियस होता है, जिसमें हमें कोई ख्याल नहीं आता, मतलब और हम किसी खास चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। कॉन्शियस माइंड ये होता है जिसके अंदर हमारी सेंसेस सारी एक्टिव होती हैं और हम अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रहे होते हैं। प्री कॉन्शियस नींद से जैसे फ़ौरन आप उठते हैं, प्री कॉन्शियस माइंड उस वक्त आपका होता है। अब कॉन्शियस लेवल या कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि फुल्ली अवेयर होते हैं आप, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता होता है इनकी क्या चल रहा है, मतलब आप अवेक होते हैं, कंसर्न होते हैं। 1/9 पार्ट मतलब दिमाग का आपका एक हिस्सा, 10 में से एक हिस्से को आपका कॉन्शियस माइंड होता है। और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपको अवेयर रखता है आपकी रियलिटी से, आपको आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके, उसके अंदर आपके आइडियाज़ होते हैं, आपकी मेमोरी स्टोर होती है और पार्ट ऑफ फॉरगेटन थिंग्स होती हैं। जैसे कि कोई भी पेनफुल इंसिडेंट हुआ था, आप वो आधा भूल गए और अगर आप दोबारा से उसको देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन आपकी मेमोरी में कहीं पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। जैसे स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। अक्सर आपने कोई गलत काम किया होता है, अम्मी से आप छुपा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो बात आपकी ज़बान से निकल जाती है। तो ये क्यों होती है? प्री कॉन्शियस माइंड में होती है कि पीछे आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, आगे आप शो कर रहे होते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका प्री कॉन्शियस माइंड है। ये एज अ सेंसर वर्क करता है इंसान के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक बचपन में कार एक्सीडेंट देखा था, आप उसको भूल गए हो लेकिन वो बहुत भयानक था। जब आप ज़िंदगी में कभी दोबारा एक कार एक्सीडेंट देखते हो तो आपको याद आ जाता है कि ओ मैं 9 साल की थी जब मैं वहाँ से गुजरी थी, तो वहाँ पे भी ऐसा भयानक एक्सीडेंट था, ठीक है। तो ये वो है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल कनेक्शन को, एसोसिएट होता है रियलिटी के प्रिंसिपल के साथ और डिमांड के एक्सटर्नल जो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब एक अनकॉन्शियस माइंड होता है आपका, वो 9th पार्ट यानी कि 9 हिस्से
से अगर आपके दिमाग के 10 हिस्से किए जाएँ तो 9 जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट होता है। इसके अंदर आपके रिप्रेस जो छुपाए हुए आइडियाज़ या असल आपकी जो सेल्फ होती है ना, जो आपने छुपाई हुई होती है, वो इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर आपके सारे रिप्रेस आइडियाज़ मौजूद होते हैं जो अक्सर आपकी ड्रीम के अंदर जो आप सोच रहे होते हैं सारा दिन, वो आपके ख्वाब के अंदर नज़र आ रहा था। फॉर एग्जांपल आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी है जिसके अंदर जो हीरो है वो बहुत इंप्रेसिव है और बहुत एक्शन फाइट कर रहा है, तो आप रात को सोते हैं तो आपको वही ख्वाब आता है कि आप बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं और एक्शन फाइट कर रहे हैं। मतलब ये आपके रिप्रेस्ड आइडियाज़ हैं जो आप अपने लिए चाह रहे होते हैं। रिप्रेस्ड मेमोरी, फीलिंग, रिस्पॉन्सेज वगैरह आपको उस वक्त नज़र आ रहे होते हैं ख्वाब की सूरत में, क्योंकि आप अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में मौजूद होते हैं। ये एसोसिएट होती है आपके प्लेयर प्रिंसिपल के साथ। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। जो ये चीज़ इसमें समझने की है वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस हैं। फ्रॉइड ये कहता है कि इंसान जो है वो बच्चा बड़ा जब होने तक 5 स्टेजेस से गुजरता है। उन 5 स्टेजेस के अंदर उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए तो वो नॉर्मल रहता है। अगर किसी भी एक चीज़ के अंदर फिक्सेशन अगर हो जाए, यानी कि एक भी स्टेज के अंदर वो कंप्लीट ना हो, महरूमी रह जाए, तो फिक्सेशन अगर होती है, जिसकी वजह से इंसान प्रॉपर्ली एक नॉर्मल अच्छा खूबसूरत इंसान नहीं बन पाता। उसके अंदर डिफरेंट या वो फिर एहसास कमतरी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, क्रिमिनल एक्ट्स का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहली स्टेज ओरल स्टेज होती है जो 0 से 2 ईयर के अंदर आती है। ये पहली स्टेज होती है जिसके अंदर इंसान अभी अवेयर हो रहा होता है अपने बारे में और हर उस चीज़ की तरफ जा रहा होता है जो उसकी जिसको इड कह रही होती है कि ये करो। फॉर एग्जांपल सक्शन ऑफ मदर ब्रेस्ट या फीडर बोतल, ये एक बच्चे को बचपन से बताया होता है, उसे बताना नहीं पड़ता बेटा ऐसा करो तो ऐसा होगा। अब एनल स्टेज आ जाती है 2 to 3 ईयर, जिसके अंदर एक चाइल्ड को पता लगने लग जाता है कि वो किस डेवलप हो रहा है और उसके अंदर बाउल एंड ब्लैडर की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। उसे पता लगने लग जाता है कि ये मेरी नीड्स है, मैंने इनको पूरा करना है। फिर फैलिक स्टेज आती है जिसके अंदर जेनिटल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसको पता लगने लग जाता है कि वो लड़का है या लड़की, उसका डिफरेंस नज़र आने लग जाता है। फिर लेटेनिक स्टेज आती है जिसके अंदर वो अदर सेक्स के बारे में और जानने की तरफ बढ़ता चला जाता है और उस चाइल्ड की अटेंशन बढ़ती चली जाती है इन चीज़ों की तरफ कि आखिर ये लिबिडो वगैरह है क्या। फिर जेनिटल स्टेज आती है जिसमें वो कम्प्लीटली एक एडल्ट डेवलप हो चुका होता है और उसे सेक्स के बारे में डिफरेंस पता लग जाता है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत अच्छी पिक्चर थी जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डेवलप होते हुए दिखा रही थी और बता रही थी, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भी आपकी बहुत मदद करेगी इन स्टेजेस को समझने के लिए। डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आता है और ये इसके अंदर काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो लिटरेचर के अंदर यूज़ होती हैं और अक्सर हम डिफेंस मैकेनिज़्म को छोड़ देते हैं साइको एनालिसिस के अंदर। उससे ये होता है कि जब भी कोई थ्योरी का या पैराग्राफ आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर करना क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये इड और सुपर ईगो के बीच में जो ईगो होती है आपको, उसको भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईगो का मैकेनिज़्म या आपको बैलेंस रखने का, दरमियानी पिच पे रखने का जो काम होता है ईगो का, वो डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ मेंटल मैकेनिज़्म हेल्दी एंड रिड्यूस द एंजाइटी इन अ नॉर्मल पर्सन फॉर द एडजस्टमेंट। जी, बीच का म्यान रवि जो आपको इख्तियार कराता है वो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है या ईगो मैकेनिज़्म होता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल पहली टर्म जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो एक कंपनसेशन की यूज़ हुई है। अक्सर ये होता है कि एक बच्चा होता है जो जिसको माँ फीटी करा सकती है तो वो अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, मतलब एक चीज़ का बदल उसने ढूंढ लिया है अपनी नीड पूरी करने के लिए। तो ये क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया। फॉर एग्जांपल जो पोलियो के मरीज़ होते हैं या कोई भी डिसेबल मरीज़ होते हैं जिनको नज़र नहीं आता, देखने से कासिर होते हैं, अब उनके अंदर भी कोई काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग वगैरह आर्टिस्ट होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो ये कंपनसेशन प्रोसेस हो जाता है बॉडी के अंदर। अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड के थ्रू। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि डिस्चार्ज ऑफ योर फीलिंग टू अनदर वन। आपको किसी एक पे गुस्सा आया हुआ है लेकिन आपने निकाला किसी और पे है, मतलब किसी एक से आपको मोहब्बत है लेकिन आप किसी और के साथ उसकी बातें कर रहे हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। आप सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जब एक टीचर को अक्सर किसी सुपरवाइजर से डांट पड़ जाए तो वो बच्चों को गुस्सा निकाल देती हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ये होता है कि आप कोई भी सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हो। आप सब्सटीट्यूट किस तरह ढूंढते हो कि आप MBBS की डिग्री के लिए परस्यू कर रहे थे लेकिन आपसे एंट्री टेस्ट पास नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया या फिर आपने कोई साइकोलॉजी की तरफ चले गए। आपने सब्सटीट्यूशन ढूंढ लिया अपनी इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन होती है कि कोई भी जो साइकोसेक्सुअल
स्टेज जो होती है वो आपकी नहीं कंप्लीट हो पाती, जैसे कि लिबिडो, ओरल, कोई भी हो गया, एनल हो गया, तो आपके अंदर फिक्सेशन हो जाती है और आप मेंटली एक जब एडल्ट बनते हैं तो आप पूरे हेल्दी नहीं होते। अब डिनायल ये होता है कि किसी भी चीज़ का इससे मुकर जाना कि ऐसा हुआ ही नहीं, और ये नहीं होता कि आप जानबूझ के मुकर रहे, बल्कि आप वाकई आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ हस्बैंड, किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो फ़ौरन कहती है नहीं ऐसा हुआ है नहीं, किसी का बाप फौत हो जाए तो वो कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब वो ऐसा डिनाई कर रहे होते हैं ना, तो ये डिनायल यानी कि उनकी जो साइको एनालिसिस का यहाँ पे वो ईगो जो है वो डिनायल का मैकेनिज्म लगा रही है और बंदा उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफाइंस अगेंस्ट एंजाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी बाय अनकॉन्शियस टेकिंग अनडिजायरेबल एट्रीब्यूट फाउंड इन पीपल। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल। अगर आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि आप अपनी महरूमी किसी और के अंदर देख लेते हैं तो आपको उससे हमदर्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में चोरी की थी और आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, तो आप जब आपको छोटा भाई चोरी करता है और आपको बताता है कि उसने चोरी किया, तो आपको उसके लिए ख़ास हमदर्दी पैदा हो जाती है और आप कोशिश करते हो कि उसके जुर्म को छुपा दो। ये होती है अपनी सिचुएशन किसी और से मिल गई। अब आइसोलेशन ये होता है कि आपने एक काम इतनी दफ़ा किया है कि आप अब उसमें रिलैक्स हो गए हैं या आपको उससे डर ही नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जो नर्सिस वगैरह होती हैं ब्लड वगैरह से इस तरह डील कर रही होती है बिल्कुल कोल्ड होके, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होता, तो ये आइसोलेशन की वजह से होता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि बिहेवियर जो है वो लॉजिकल थिंकर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं वो उसको रिप्रेस कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अल्कोहलिक है, वो कहता है मैं अल्कोहलिक इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मतलब उसमें भी उसने एक लॉजिक ढूंढ ली है। अब सब्लिमेशन ये होता है कि अनकॉन्शियस रिडायरेक्टेड इनटू कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान है जो अपना आर्ट जो जिसके अंदर कोई भी एक जैसे कि अगर जो है तो हमारे लिए एक बहुत ही डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड इंसान थे, लेकिन वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है वो पोइट्री में निकाल देते थे। तो ये उन्होंने क्या ढूंढ लिया था, सब्लिमेशन एक प्रोसेस उन्होंने देख लिया था कि इसके थ्रू, आर्ट के थ्रू, मतलब जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ है उसके थ्रू अपनी इनर सेल्फ अपना रिग्रेशन, अपना फ्रस्ट्रेशन को रिलीव करा रहे थे। इसके बाद रिग्रेशन एक प्रोसेस होता है। रिग्रेशन एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर अनकॉन्शियसली जो पैटर्न बिहेवियर होता है ना वो अर्ली स्टेज की तरफ या बचपन की तरह डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई लड़की फेल हो गई है, बहुत बड़ी लड़की है, वो जवान है, वो MBBS में उसका एडमिशन नहीं हो सका, तो वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई है कि वो ज़मीन पे लेट गई है और ज़मीन पे लेट के रोने लग गई है जैसे बचपन में वो रोती थी। तो ये उसका रिग्रेशन शो हो रहा है। अब ये रिप्रेशन जो होता है, रिप्रेशन ये होता है कि आपको कोई ऐसी सडन शॉक लगे, कोई ऐसी जैसे मदर बहुत ज़्यादा जो आपके बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो और आप उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो। ठीक है। प्रोजेक्शन ये होता है कि आप किसी और पे इल्ज़ाम डाल दो। फॉर एग्जांपल चोरी आपने किया, आपने कहा नहीं मेरे छोटे भाई ने की है, क्यों? सज़ा की खौफ से। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि टीचर ने उन्हें फेल किया है, वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, अपना ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। अब आपके लिए बेहतरीन जो रहेगा साइको एनालिसिस के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि डार्क ब्राउन डॉग जो स्टीफन क्रेन ने लिखी है, बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी, आप इसको पढ़ें, आप इसके अंदर साइको एनालिसिस को थॉरली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मिल ऑन द फ्लॉस जो एक नॉवल है जॉर्ज इलियट ने लिखा है, इसके अंदर भी साइको एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से बैठता है। ओडिपस रेक्स जो सोक्रेटिस ने लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा, फ्रॉइड ने इसको खुद यूज़ किया है साइको एनालिसिस को डेवलप करने के लिए, तो इसको पढ़ना लाजमी बहुत ज़रूरी है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि साइको एनालिसिस किस तरह से फिट होता है। ये लिटरेचर का आपको ऐसे ही पैराग्राफ दे दिए, आप उसके अंदर साइको एनालिसिस किस तरह लगाएंगे, पीछे जितनी भी टर्म्स मैंने आपको समझाई हैं आप वो सारी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अप्रैल एक लड़की है, वो जिसने ब्रोकअप कर दिया है एडम के साथ। 3 महीने बाद वो एक डेट पे गई है मार्क के साथ, और जब वो रेस्टोरेंट में बैठी थी तो अप्रैल ने एक्सीडेंटली एडम को मार्क कह दिया। अब ये क्यों हुआ? ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे साइको एनालिटिक थ्योरी आती है। इसके अंदर अप्रैल की ये स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, उसके इनर फीलिंग्स के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके अनकॉन्शियस ये माइंड के अंदर मार्क था, तो उसके ज़बान पे उसका नाम आ गया। जब वो अपने बॉयफ्रेंड का सोचा उसने, तो मार्क का नाम उसके ज़बान पे आ गया। अब यहाँ पे साइको एनालिसिस इस तरह पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक वायलेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको तशद्दुद के साथ डील किया जाता है, वो इस वजह से क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही बहुत सख्त हुई होती है। तो पुलिस अगर उन्हें प्यार के साथ डील करे ना, तो वो पुलिस से कभी भी बात नहीं मानेंगे, वो उनको लेस समझेंगे, अपने से इंफीरियर समझेंगे। तो पुलिस उनसे वायलेंट
किस्म का ट्रीटमेंट रखती है ताकि वो उनसे डरें और उनको उसी तरीके से वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब एक और एग्जांपल कि जैक की जो मदर है वो बचपन में ही उसकी फैमिली को जब वो छोटा था छोड़ के चली गई थी। अब वो उसको जैसे ही छोड़ के गई तो अब उसको लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता और वो डरता है कि ये लोग अगर मैं इन पर ट्रस्ट करूँगा मैं छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह अगर बचपन में कोई आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वो ये वाली एग्जांपल देख रहे थे कि एवरी टाइम द व्हीकल शी इज़ राइडिंग स्टॉप्स सडनली, मिस्टर स्मिथ पैनिक कर जाती हैं। मिसिस स्मिथ जो हैं वो कार चला रही हैं लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो रुक जाती हैं। वो इस वजह से रुक जाती हैं, अब वो बार बार रुकती हैं तो उनकी सिचुएशन ये नहीं है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए रुक रही है, नहीं, बल्कि यहाँ पे साइको एनालिटिक थ्योरी अप्लाई हो रही है कि बचपन में उनका एक चाइल्डहुड में उनके साथ एक मिसहैप हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था और उनके अंदर फेयर बैठ गया है, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फेयर बैठ गया जिसकी वजह से वो बार बार लहरों की सूरत में उठता है और वो कार से नॉर्मल तरीके से ड्राइव नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आपको साइको एनालिसिस की थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोली हूँ और आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो के नोट्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके अंदर नोट्स मौजूद होते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।